भारत के अलग अलग हिस्सों में हज़ारों लाखों लोग ऐसे रहते हैं जो अपना घर परिवार छोड़कर बाहर कमाने के लिए जाते हैं। कोई देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर कमाई करता है तो कोई विदेश में जाकर कमाई करता है। ऐसे में वो लोग अपने बच्चों को या तो अपने माँ बाप के पास छोड़ के जाते हैं या परिवार के ऐसे सदस्य के पास जाते हैं छोड़ के जो उनका ध्यान रखे, उनका पूरा ख्याल रखे। आज की इस घटना में कुछ ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति विदेश जाता है कमाई करने के लिए और अपने पीछे अपनी पत्नी और अपने बच्चे को अपने माँ बाप के पास छोड़ के जाता है, अपने छोटे भाई के पास छोड़ के चला जाता है। मगर उसके साथ ऐसी घटना घटती है जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय क्राइम तक। आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है सीतापुर। इसी ज़िले का एक थाना लगता है महमूदाबाद। दरअसल महमूदाबाद थाना क्षेत्र का एक गांव है फतेह खेरवा मजरा सिद्दीपुर। बात है 15 जून 2022 की रात 8 बजे के आसपास की। छोटा भाई रोजी रोटी कमाने के लिए लखनऊ पहुंच गया होता है और ये बात वो अपनी माँ को फ़ोन करके बताता है कि माँ, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और मुझको यहाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो माँ कहती है, बेटा तुम तो पहुँच गए हो मगर तुम्हारा बड़ा भाई जयकरण अभी घर नहीं वापस आया है। तो वो माँ से कहता है कि भैया तो मुझको बस में बिठाल के तुरंत ही घर वापस चले गए थे, कहाँ रह गए वो बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है और तुरंत ही अपने पिता के पास फ़ोन करता है। कहता है, मुझको लखनऊ पहुँचे हुए 3 साढ़े 3 घंटे हो गए हैं मगर बड़े भैया अभी घर नहीं पहुँचे हैं। आप तुरंत जाइए और पुलिस से मदद मांगिए। उसका पिता उत्तम कुमार पुलिस के पास जाता है और पुलिस वालों से बताता है, कहता है, मेरा बड़ा बेटा छोटे बेटे को बस स्टैंड तक छोड़ने गया था मगर 3 साढ़े 3 घंटे हो गए, वो घर वापस नहीं आया है और छोटा बेटा लखनऊ पहुंच गया है। बड़ा बेटा जयकरण जो दुबई में रह के परिवार के लिए कमाता दमाता था और 2-3 साल बाद वो वापस आता था। अभी 10 दिन पहले वो अपने परिवार के बीच आया है। दोस्तों से, रिश्तेदारों से मुलाकात का सिलसिला तो चलता ही था मगर इस कदर उसका गायब हो जाना ये सभी लोगों को खल रहा था। तभी विशाल जो उसका छोटा भाई है वो रोते गाते वापस लखनऊ से आ जाता है और पुलिस भी वहाँ होती है। घर परिवार वाले होते हैं, गांव वाले होते हैं, उनके सामने रोने लगता है और कहने लगता है, भैया मुझको छोड़ने गए थे और उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं है, जो कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ है, मेरे कारण हुआ है। ये बातें वो बार बार दोहराता है जिसकी वजह से पुलिस भी बहुत दुखी है और घर परिवार वाले, गाँव वाले भी दुखी हैं। इतना वो रो रहा है, परेशान है, बेचैन है मगर पुलिस को कहीं ना कहीं शक हो जाता है, वो इतना ड्रामा कर रहा था। पुलिस उसको बुला के थोड़ी बहुत पूछताछ करती है तो वो फंसने लगता है। मामला गंभीर था इसलिए पुलिस उसको थाने ले जाना उचित नहीं समझती है क्योंकि बड़ा भाई गायब था। इसको थाने लेके जाते तो पुलिस सोच रही थी हो सकता है गांव वाले, घर वाले आक्रोशित हो जाएं, जिनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो पुलिस उससे सार्वजनिक तरीके से ही पूछताछ करती है, सार्वजनिक स्थल पर ही पूछताछ करना शुरू करती है। जो उससे पुलिस सवाल करना शुरू कर देती है वो सवालों में फंसता चला जाता है और धीरे धीरे वो टूट जाता है और पूरी सच्चाई जो है वो कबूल करने लगता है, उगलने लगता है। उसकी ये सच्चाई सुन के परिवार के लोग, घर के लोग और गांव के लोग सुन्न रह जाते हैं, हैरान और परेशान हो जाते हैं। वो बताता है, कहता है, भैया 2-3 साल बाद घर वापस आते थे, मेरा और भाभी का संबंध हो गया था और 10 दिन पहले जब भैया आए थे उसके दूसरे दिन वो अपने दोस्तों से मिलने गए थे, रिश्तेदारों से मुलाकात कर रहे थे। उसी दरमियान मैं भाभी से संबंध बना रहा था, आपत्तिजनक स्थिति में था कि तभी भैया अपना कोई सामान भूल गए थे, वो लेने के लिए अचानक घर आ जाते हैं और हम दोनों को देख लेते हैं। मगर बड़ा भाई जयकरण इतना सीधा था कि उसने ना तो कुछ अपनी पत्नी को कहा ना अपने भाई को कहा, वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद वो आधे घंटे बाद फिर वापस आया,
फिर उसने आके अपने भाई को भी समझाया, अपनी पत्नी को भी समझाया। वो सोचता था कि ये घर की बात है, बाहर ना जाए वरना बेइज्जती होगी, बवाल होगा। फिर वो बताता है, कहता है बड़े भैया जयकरण मुझ पे बाहर जाने का, नौकरी करने का प्रेशर बनाने लगे। माँ बाप से भी यही बात कहने लगे कि अब इसका घर पर रहना ठीक नहीं है, ये बाहर जाए, कमाए धमाए, 4 पैसा लाए। तो माँ बाप भी कहने लगे हाँ बात सही है, ये बेफालतू बेवजह घर पर पड़ा रहता है, ना कोई काम करता है ना कोई धंधा करता है। इसी दरमियान जयकरण का जो छोटा भाई विकास था, उसने एक प्लान बनाया। उसने माँ बाप से और जयकरण से कहा कि मेरी नौकरी लखनऊ में लग गई है, और उसने दिन चुना 15 जून। जब वो तैयार होके बाहर जा रहा था, घर से निकल रहा था लखनऊ जाने के लिए, तभी उसका बड़ा भाई जयकरण उससे कहता है कि चलो मैं तुमको बस स्टॉप तक छोड़ के आता हूँ। बस स्टॉप जो था वो बड्डूपुर था। बड़ा भाई और छोटा भाई विशाल दोनों बाइक पे सवार होकर घर से निकल लेते हैं। रास्ते में एक ईंट भट्ठा पड़ता है, वहीं ये छोटा भाई विशाल बड़े भाई से कहता है कि भैया रुको, मुझको बाथरूम जाना है। वो रुक जाता है, तभी ये अचानक से चाकू से वार कर देता है, और इतने वार करता है कि बड़ा भाई जयकरण वहीं मर जाता है, और बड़े भाई को खून में लथपथ मरा हुआ छोड़ के अपने प्लान के थ्रू वहाँ से लखनऊ निकल जाता है। पुलिस को जैसे ये बात पता चलती है, वो भट्टे के पास पहुँचते हैं और वहाँ देखते हैं कि सड़क किनारे जयकरण की लाश पड़ी हुई है। जयकरण की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि वाकई में इसको चाकुओं से गोद के मारा गया है। अब ये बात जयकरण की पत्नी से भी पूछी जाती कि तुम्हारे देवर से नाजायज़ ताल्लुकात थे, अवैध संबंध था? तो वो कहती है इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरे पति बाहर रहते थे, विदेश में रहते थे, कमाते थे। वो 2-3 साल पे घर आते थे। एक दिन मैं बाथरूम से नहा के निकल रही थी, तभी मेरे देवर ने मेरी अश्लील फ़ोटो ले ली और वीडियो बना लिया। उसकी हमेशा मुझ पे गलत नज़र रहती थी, और वो उसी वीडियो और फ़ोटो के सहारे मुझसे कहने लगा अगर मैंने जो कहा वो तुमने ना किया तो ये वीडियो, ये फ़ोटो मैं लोगों को दिखा दूंगा, तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। जिसकी वजह से वो जब मन करता था तब मेरे साथ संबंध बनाता था। पुलिस को जब ये सारी सूचना मिल जाती है, सारी बात पता हो जाती है, तो छोटे भाई विशाल को संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देते हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि किस पे विश्वास करें, किस पे ना करें। मिलते हैं अगली सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप सावधान रहिए, जागरूक रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।